तो मैं आपको बताऊं कौन सही है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इस पूरे चुनाव को नोएडा और गाजियाबाद में और ग्रेटर नोएडा में भी उद्योगों का जाल बीत चुका होता अब तक। असल बात यह है कि उस अपराध का जो साया था वो अब खत्म हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि अब अगर अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अपफ्रंट के इस दूसरे एपिसोड में। मैं हूं अजय और ये दूसरा एपिसोड बेहद ही अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सत्ता का, देश का सेमीफाइनल होने जा रहा है, वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है और उसके ठीक पहले यह तय करना बेहद जरूरी है कि आप जब बटन दबाएंगे तो आपके मन में आखिर क्या होगा, किस आधार पे आप ये तय करेंगे कि किसको सत्ता देनी है और किसको सत्ता से दूर रखना है। मगर ये इम्तिहान सिर्फ सियासी दलों के लिए नहीं है दोस्तों, ये इम्तिहान है आपके लिए, हमारे लिए, जनता के लिए भी। क्यों? क्योंकि आप ही और हम ही तो मिलकर तय करेंगे कि कौन सही है हमारे लिए, कौन सही है उत्तर प्रदेश के लिए और कौन सही है देश के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि आपका इम्तिहान क्यों है, क्योंकि इस पूरे चुनाव को, खास करके जो फर्स्ट फेज के इलेक्शंस है, उसमें मुद्दे दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है यानी बीजेपी, वो दावा कर रही है कि उसने विकास किया है इसलिए उसको वोट मिलना चाहिए। क्या क्या विकास किया मैं इस पर चर्चा करूंगा आगे। दूसरी तरफ जो पूरा ताना बाना बुना जा रहा है, यानी विपक्षी पार्टियों का ताना बुना, इसमें समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी भी जोर लगा रही है। इनका दो आधार पर ताना बाना है, दो मुद्दों पर। एक तो दावे कि हम आगरा में वोडका का प्लांट लगाएंगे, बॉटल प्लांट लगाएंगे या मुफ्त बिजली देंगे, तमाम इस तरह के वादे हो रहे हैं। वादे तो वादे होते हैं, कितने आज तक इस देश में पूरे हुए ये हम आप सब बखूबी जानते हैं, लेकिन चलिए वादों पर भरोसा भी कर रहे हैं। मगर जो दूसरी बात और दूसरा जो समीकरण सारा बिठाया जा रहा है वो है जातियों का। कहा जा रहा है कि 27% मुसलमान जो यहां पर है वो हमारे साथ हैं, 25% दलित हैं, वो कोई दूसरी पार्टी दावा कर रही है कि मेरे साथ है, तो कोई दावा कर रहा है कि जाट जो 17% है वो मेरे साथ है, तो कोई कह रहे हैं जो गुर्जर 6% है वो जाट और गुर्जर एक साथ मिलने वाले हैं और वो साथ देंगे मुसलमान भी। यानी पूरा जातियों का खाचा है। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में जातियां अब भी जड़ें जमाए बैठी हैं राजनीति में। ऐसे जातियों का होना, इसमें कुछ बुरा या सही या गलत नहीं कहते हम, मगर राजनीति में जब जाति और धर्म का प्रवेश होता है तो असली मुद्दे छूटते हैं। ये बड़ा खतरा रहता है और इसके शिकार हम लोग आजादी के बाद के करीब 75 सालों में होते रहे हैं, क्योंकि इन चीजों पर जब जब वोट मिले हैं, दिए गए हैं, तब तब हमारे असली मुद्दे छूट गए हैं। तो आइए बात करते हैं हम असली मुद्दों की तरफ, जिससे वाकई हमारी जिंदगी बदलती है, हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है। वो क्या मुद्दे हैं? अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 फैक्टर्स हैं जिस पर पूरा ताना बाना, चाहे वो समाज हो, यहां की अर्थव्यवस्था हो या फिर राजनीति हो, उसको बुना जाना चाहिए और बुना जाता है। वो 3 क्या है? किसान पहला, दूसरा उद्योग और तीसरा अपराध। इन तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को, बाकी इलाकों को भी, लेकिन खास तौर से इस इलाके को जहां पर फर्स्ट फेज में इलेक्शंस हो रहे हैं और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको ये गढ़ते हैं 3 फैक्टर्स। हम किसान की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, मगर सबसे पहले अपराध की बात करते हैं, क्योंकि अपराध ने सबसे ज्यादा दंश दिया है, डसा है पूरे इस इलाके को। इसके लिए मैं आपको ले जाता हूं आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले करीब गुरुग्राम का नाम कोई नहीं जानता था, जो गुड़गांव कहलाता था, छोटा सा गांव होता था, कोई उद्योग नहीं। मगर औद्योगिकरण का दौर आया, उदारीकरण हुए 1991 में, उसके बाद उसका असर हुआ, विदेशों से कंपनियां आनी शुरू हुई और एक कंपनी ने जाकर गुड़गांव में अपना दफ्तर खोला।
आउटसोर्स करने के लिए अमेरिका की बड़ी कंपनी है और वहां से गुड़गांव की यात्रा शुरू होती है और वो आज आसमान की बुलंदियों पर है गुड़गांव। जबकि ठीक उसी दौर में उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। लेकिन आप जानते हैं यहां पर चंद उद्योग आए और जो आए भी धीरे धीरे यहां से चले गए या बंद हो गए। क्यों? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, गुड़गांव और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तुलना कर रहा हूं क्योंकि बिना सुविधाओं के, बिना सड़कों के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के गुड़गांव अगर तरक्की कर गया, वहां पर दुनिया भर की कंपनियां आ गई और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में नहीं आ पाई कंपनियां उतनी तादाद में, जो आई वो बंद हो गई। तो उसकी वजह सिर्फ एक थी, अपराध। जी, अगर अपराध का जाल नहीं होता, माफिया की दबंगई नहीं होती यहां पर, तो नोएडा और गाजियाबाद में और ग्रेटर नोएडा में भी उद्योगों का जाल बिछ चुका होता अब तक। और जो रोजगार चले गए गुड़गांव, वो यहां होते। और ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर अपराध के डर से निवेशक नहीं आ पाए। आपको बताओ कि निवेशक, बिजनेसमैन वहां कभी नहीं जाते जहां पर अपराध हो, रंगदारी हो, दबंगई हो, माफियागिरी हो, वसूली हो। और इन्हीं सब चीजों ने दागदार कर दिया था छवि को, पूरे उत्तर प्रदेश की छवि को। इसलिए निवेशकों ने यहां का रुख ही नहीं किया। बाट ताकते रह गए हम उत्तर प्रदेश में बैठकर, नोएडा बनाकर, शानदार सड़कें बनाकर, शानदार इमारतें बनाकर, लेकिन उद्योग नहीं आए और वो चले गए गुड़गांव। याद है ना आपको कैसे पिछली सरकार के दौरान, मैं किसी सरकार को निशाने पर नहीं ले रहा, मैं आपको सिर्फ तथ्य रख रहा हूं आपके सामने। इसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया इतने हावी थे कि एकदम एडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ क्या क्या हुआ था। कौन थे करने वाले? जो सलाखों के पीछे आज बंद हैं, पूरे खनन माफिया को लेकर के हजारों करोड़ और फिर उसके बाद बलात्कार तक के आरोप लगे। प्रजापति साहब क्या करते रहे? आपके सामने सारी बातें हैं, आपको याद रखनी होगी तब जब आप बटन दबाएंगे। क्योंकि उस वक्त अगर आप भूल गए और चले गए बहकावों में, तो फिर वही होगा जो पिछले 25 सालों में हुआ। फिर इलाका पीछे की तरफ जा सकता है। ये बड़ा खतरा है। जबकि अब उद्योग की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले अपराध के बाद उद्योग पर आते हैं। अपराध ने अगर रोक रखा था यहां पर औद्योगिक विकास को, और उद्योग आने का मतलब होता है पैसे का आना, रोजगार का आना, तरक्की का आना। अगर उसे रोक रखा था, अपराध ने बंधक बना रखा था इस पूरे इलाके को, तो अब पिछले 5 सालों में कुछ बदला क्या? जैसा दावा कर रही है सरकार कि हमने अपराध पर लगाम लगाया, माफियाओं को जेल में भेज दिया, ठोको नीति अपनाई गई जिसकी आलोचना होती रही है। विपक्ष करते रहे कि ये ठोको नीति है, ये सबको ठोकते हैं, कभी बुलडोजर इनके ऊपर भी चलेगा, वगैरह वगैरह तमाम बातें कही जा रही हैं। ये चुनावी शोर है, मगर उसके बीच में हकीकत क्या है? इन दावों में और इन वाद पलटवार में सच्चाई क्या है? मैं आपके सामने लेकर आया, मैं आपको बताता हूं। पिछले 4.5 साल में जब मैंने ढूंढा तो उद्योग विभाग, आप भी ढूंढ सकते हैं, उपलब्ध है उद्योग विभाग पर ये सारे आंकड़े, क्या क्या हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में। क्या कितने निवेश आए, कितने रोजगार बढ़े, अगर डर क्या खत्म हुआ, क्या अपराध पर लगाम लग पाया, अगर कमिश्नरी बनाई गई गौतम बुद्ध नगर को तो उससे क्या फर्क पड़ा, क्या कॉन्फिडेंस आया उद्योगपतियों में, निवेशकों में कि नहीं, गुड़गांव ही नहीं, नोएडा उससे बेहतर ठिकाना है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर सड़कें हैं यहां पर, तो यहां भी हम रुख करें। तो आइए गौर करते हैं। पिछले 4.5 साल का आंकड़ा जो है वो बताता है कि 3188 निवेशक यहां पर आए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण। आप तो सिर्फ जेवर एयरपोर्ट की चर्चा सुनते हैं, फिल्म सिटी की चर्चा सुनते हैं। बेशक ये बड़े बड़े काम हैं, इससे बड़े फायदे होंगे। एरोपोलिस बनाया जाएगा, यानी एयरपोर्ट पर आधारित पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था विकसित की जा रही है यहां पर। वो एक तो बड़ा कदम, छलांग होगा वो, लेकिन उससे पहले जो हो चुका इन 4.5 सालों में, उन आंकड़ों को मैं लेकर आया हूं। 3188 निवेशक हैं, 64,362 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कुछ महीने पहले तक। यह आंकड़ा अभी आगे जा चुका होगा जो उपलब्ध नहीं है।
इसका मतलब यह हुआ कि अब निवेशकों का कॉन्फिडेंस यहां बढ़ा है, वो यहां आ रहे हैं। आपको बताऊं कि 855 ऐसे भी निवेशक हैं, कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्लांट को यहां शिफ्ट किया है और उन्होंने भी 20,560 करोड़ यहां पर इन्वेस्ट कर दिया है। कंपनी कौन कौन सी आई है जरा गौर कीजिएगा। इन 4.5 सालों की बात कह रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर बंद हो गई थी, सूख गए थे उद्योग, यहां से पलायन हो रहा था, मध्य प्रदेश तक जा रहे थे, नोएडा से छोड़ छोड़ करके उद्योगपति, क्योंकि उनसे ऋणदारी वसूली जाती थी, उन्हें डर सताता था अपराध का, लूट होती थी, माफिया बैठे हुए थे। लेकिन अब सैमसंग ने अपना डिस्प्ले प्लांट लगाया है, आपने सुना होगा, बहुत रोजगार मिला है। पेटीएम यहां पर आई है, टीसीएस यहां पर ने अपना कारोबार और बढ़ाया है, पहले से भी थे एसईजेड में लेकिन और बढ़ाया है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है मैं ये भी बताऊंगा। अडानी ग्रुप ने किया है, कैंट आरओ ने किया है, हल्दीराम ने किया है। ये तमाम वो बड़े नाम हैं, कुछ जिनकी तादाद जो मैंने बताया आपको कि 3,188 निवेशक की है, ये बड़े कुछ नाम। सैमसंग ने डिस्प्ले यूनिट बनाया है, पेटीएम ने 302 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 15,000 लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 60,000 एकड़ जमीन खरीदी है और यहां पर पूरा अपना कारोबार, बहुत बड़ा दफ्तर और बहुत बड़ा कारोबार यहां शिफ्ट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ये बहुत बड़ी बात है। इससे दुनिया में संदेश जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट जहां अपनी कंपनी लगा रहा है, सैमसंग जहां अपनी कंपनी लगा रही है, तो यहां आना महफूज है। तो और भी कंपनियां आएंगी। चीन से बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं अब, जो चीन में पिछले दिनों हालात बने हैं। सरकार ने काफी कोशिश की है। आईएनजी के नाम की कंपनी है, जिसने 47,833 एकड़ जमीन खरीदी है ये प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए। अडानी ग्रुप ने करीब 39,146 एकड़ जमीन खरीदी है, 2,500 करोड़ का निवेश किया है। इससे भी बहुत सारे रोजगार आएंगे। यीडा यानी कि जो यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहां पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है, फिल्म सिटी बनाई जा रही है, टॉय पार्क बनाया जा रहा है, लेदर पार्क बनाया जा रहा है और इसमें 2,65,718 लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब मैं आपके सामने ये आंकड़े जो है सब उपलब्ध हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। कोई भी अगर ये गलत आंकड़े कोई कहता है तो चैलेंज कर सकता है। लोग भाषणों में कह देते हैं कि ये आंकड़े हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सीधे चैलेंज कर सकता है उसको जाकर के अथॉरिटी को, अदालतों में। असल बात यह है कि उस अपराध का जो साया था, जिसने यहां पर उद्योग के विकास को रोक रखा था, वो अब खत्म हो रहा है। वो अपराध के बादल छटते दिख रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कहता कि अपराध खत्म हो गए, मैं ये कतई नहीं कहता कि माफिया सारे अब कोई नहीं बचे, ये कभी मुमकिन भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अब अगर अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और बहुत सारे अपराधियों के साथ क्या हश्र हुआ है यह आप भी जानते हैं, हर रोज की यह खबर है। तो फिर अगर वो अपराध का साया खत्म हो रहा है, उद्योग यहां पर आ रहे हैं, तो इससे तरक्की होगी, इससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे, रोजगार मिलेंगे और ये इलाका पूरा खुशहाल होगा। एक उद्योग की बात यह है, अपराध खत्म, उद्योग की शुरुआत हो रही है। और अब बात करते हैं किसान की, जिसको लेकर बड़ी राजनीति हो रही है इस पूरे इलाके में। पिछले 1.5 साल से आंदोलन चला है, कानून आए, वापस लिए गए, अब भी उसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। जाट और गुर्जर कहा जा रहा है कि गोलबंद किए जा रहे हैं, मुस्लिम भी साथ दे रहे हैं ताकि इस मुद्दे को लेकर सरकार को पटखा नहीं दी जाए। क्या किसानों का इस 4.5 सालों में वाकई नुकसान हुआ? जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं, पहले 2017 से पहले मैं खुद पत्रकारिता में 20 साल से रहते हुए, उत्तर प्रदेश को बारीकी से जानते हुए, चप्पे चप्पे पर मैं 2 इलेक्शंस में घुमा हूं। 2012 की, 2017 में मैंने 65 जिलों की यात्रा की है और हर जगह जाकर लोगों से बातचीत की है। हर लोग पुलिंदा लेकर, सहारनपुर में मुझे याद है, मुजफ्फरनगर में मुझे याद है, कागजों का पुलिंदा लेकर किसान आते थे मेरे पास कि देखिए मेरे 8-8 साल का बकाया है, नहीं मिल रहा, सालों का बकाया है गन्ना का, नहीं मिल रहा है। मगर अब जो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं, आप हर भाषण में सुनते होंगे सरकार दावा करती है, ये भी साइट पर उपलब्ध है, जो गन्ना का पूरा एक कोऑपरेटिव साइट है, वो उस पर सारे आंकड़े उपलब्ध है। वहां से जो मैंने देखे कि अब वो जो 8-8 साल का 96 महीनों का बकाया रहता था, वो अब चंद महीनों के बकाये में आ गया है। करीब साल भर के आसपास के भीतर मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको भुगतान करना ही होगा, और ये आप बेहतर जानते होंगे कि आपके पास पैसे पहुंचे।
मेरा ये कहना है, मेरा मतलब ये है कि वो चीजें पहले क्यों नहीं हो पा रही थी, क्यों नहीं भुगतान हो पा रहे थे, क्यों नहीं पैसे जा पा रहे थे, क्यों सारी मिलें बंद हो रही थी, अब क्यों वो मिलें शुरू हो रही हैं, क्यों फर्टिलाइजर खाद बनाने की फैक्ट्री जो यूरिया गोरखपुर में इतनी बड़ी फैक्ट्री थी 20-25 साल से बंद पड़ी थी, जंग खा रही थी उसे, अब क्यों शुरू किया जा सका है, अब क्यों वहां से नीम कोटेड यूरिया बन रही है, क्या आपके खेतों को बिजली मिल पा रही है, आप खेतों में आप पंप चला पा रहे हैं, क्या ये बदलाव हुए हैं। सड़कें, कहते हैं कि तरक्की सड़कों के रास्ते आती है। अगर हम सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलीगढ़ से लेकर बिजनौर तक 4 लाइन एक्सप्रेसवे, बरेली से लेकर मुरादाबाद तक गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक, जो मेरठ से बनाया जा रहा है, दिल्ली से मेरठ बनाया जा चुका है ट्रांजिट, और उसके आगे प्रयागराज तक। ये जो रास्ते हैं, ये जब हाईवेज खुलते हैं इस तरह के, तो आप कहीं भी बैठकर किसी भी चीज को कहीं भी भेज सकते हैं तुरंत, अपनी फसल की कीमत लगेगी। अब 5 साल पहले आलू फेंकते थे ना आप, मैं तो खुद कवर किया है सबको, गोडाउन से, कोल्ड स्टोरेज से किसान छोड़ देते थे आलू को, क्योंकि उसको उठाकर बाहर बिकवाने या बेचने भर के पैसे नहीं मिल पाते थे, 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो बेचना पड़ता था। तब शहरों में लोग 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आलू खरीदते थे। अब 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो से कम कभी नहीं साल भर मिल रहा। हुआ क्या है, ये पैसा कहां जा रहा है, क्या ये बदलाव है? आपके सामने मैं इन फैक्ट्स को ला रहा हूं क्योंकि इम्तिहान की घड़ी सिर्फ पार्टियों की नहीं, हमारी आपकी है, तय तो हमें करना है, फैसले की घड़ी तो है ये। और इस वक्त अगर हम चूक गए, तथ्यों से अनजान रह गए, बहकावे में आ गए, भूल भुलावे में आ गए, ये जातियां, ये धर्म, ये मजहब, इन सबके फेर में फिर से आ गए, तो वही होगा जो होता रहा है उत्तर प्रदेश के साथ अब तक। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, वो बीमारू इसलिए हो गए थे क्योंकि यहां पर जातियों की फांस थी। वोट लेने वाले जातियों के नाम पर वोट ले लेते थे और सड़कों पर गड्ढे खोदे रहते थे। अपराध का तंत्र चलता था, पुलिस थानों में सिमटी रहती थी। यह बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की कहानी है। मैंने पूछा था कि आप क्यों जिताते हैं किसी को अगर सब गलत है? कहते थे हम क्या करें, एक तरफ सांपनाथ तो एक तरफ दूसरी तरफ नागनाथ, सब तो एक जैसे हैं। क्या वो कॉन्फिडेंस बदला है? क्या सरकार अब नजर आ रही है? पहले लगता था कि सरकार कोई दूर की चीज है जो पता नहीं कोई काम करती भी है कि नहीं, क्योंकि कभी कोई काम होता नहीं। 100 रुपए सरकार देती है तो वो जाते हुए 10 रुपए पहुंचते ही, ये खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही और ये सच्चाई रही है। इसीलिए वो सड़कें बनने से पहले खराब हो जाती थी, पुल टूट जाते थे या बनते ही नहीं थे। अब क्या उसमें बदलाव हो रहा है? क्या सरकार नजर आ रही है? कोरोना जैसी महामारी आई तो क्या मुख्यमंत्री आपको नजर आए दौड़ते हुए हर जिले में, हर अस्पतालों में, हर जगह पर खुद? क्या हर दिन, हर वक्त सरकार का पूरा अमला हमारे साथ खड़ा नजर आया कि नहीं आया? क्या वो जो सड़कें हमेशा खस्ताहाल रहती थी उसमें बनने शुरू हुए हैं? मैं नहीं कहता कि सारी सड़कें बन गई होंगी, बहुत सारी नहीं बनी होंगी, लेकिन क्या बदलाव आ रहा है? रफ्तार पकड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि जो प्रतिदिन एक देश में आंकड़ा होता है कि कितनी सड़क बनती है, उसमें बड़ा उछाल आया है। आप अब नोएडा से निकलिए और हरिद्वार चले जाइए 3 घंटे में, जहां 6 घंटे 7 घंटे लगते थे। तो ये तो बदलाव है, इसको तो हमें कबूल करना पड़ेगा ना। विरोध हो सकता है वैचारिक तौर पर किसी से, आप किसी की बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब फैसले की घड़ी है तो हमें अपने मतलब को देखना चाहिए। और हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है सड़क, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, खेती किसानी में सहूलियत, फसलों की सही कीमत, और सबसे ज्यादा कि महफूज रहना, माफिया राज में नहीं बल्कि कानून राज में। आपको लग सकता है कि ये बातें तो सरकार भी हर जगह से कह रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं इन आंकड़ों के जरिए कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं, इसको झांकना होगा, इसको समझना होगा और इसी को जहन में रखना होगा। तो मुद्दों, इम्तिहान, जो मैं शुरू में मैंने बात कही थी कि इम्तिहान हमारा भी है जब हम वोट डालने जाएंगे, कि हम किस चीज पर, किस मुद्दे पर, किस आधार पर वोट डालेंगे। क्या हम वो जो
जातियों की बिसात बिछाई जा रही है, उसमें फंसकर वोट दे देंगे, या फिर हम इस बात का आकलन करेंगे, इस बात को हम समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे कि हमारे लिए इन 4.5-5 सालों में क्या मिला, क्या आया, क्या बदलाव आए, क्या तरक्की हो पाई। और फिर आपके सामने तो ये 5 साल, उसके पहले के 5 साल, उसके पहले के 5 साल और उसके पहले के भी आजादी से लेकर अब तक के 75 साल के उदाहरण हैं। तो आप तय कर लीजिए। बस मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप सोच समझ कर इस इम्तिहान में हम जनता फेल न हो जाएं, सही मुद्दे के आधार पर सही फैसला कीजिए और वोट जरूर डालिए। नमस्कार दोस्तों।